अस्सलाम वालेकुम। हमने फिजिक्स स्टार्ट की हुई है और फिजिक्स में हमने 2 लेक्चर फिजिक्स के हो गए हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास सिंपल जो जनरली फिजिक्स के पहले टॉपिक होते हैं, मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इन सब को जो है हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मोशन में बात करें तो हमारे पास सबसे पहली जो टर्म आ जाती है वो हमारे पास है स्पीड। स्पीड हमारी किसके इक्वल है? स्पीड हम v कह लें इसको, तो v इज इक्वल टू या सिंपल s कह लें, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हो गया हमारा डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारी जो है बेसिक स्पीड है। और अब इसमें हमारा डिस्टेंस क्या है? हमारा टोटल, मतलब कि आपने ये पहले पढ़ा कि ये जो हमारी पाथ है अब ऐसे है, यहां से हम इधर आए हैं, तो ये जो पूरा पाथ फॉलो करके आए हैं वो हमारे पास इसमें डिस्टेंस है। तो ये हमारा, और कितने टाइम में आए हैं वो टाइम से हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक हो गया। अब स्पीड के बाद हमारे पास आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमारे पास चेंज क्या है? वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या है हमारे पास? डिस्टेंस जो है वो जो हम सारा पाथ फॉलो करके इस A पॉइंट से B पॉइंट पे आए हैं वो हमारा डिस्टेंस है। लेकिन जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट का, जो ये है हमारे पास, ये जो लाइन है ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और ये हमारे पास है डिस्टेंस। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस केस में हमारे पास वेलोसिटी के लिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दो जो पॉइंट्स, हम जो हमारा इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है उनके दरमियान जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। अब मोशन में ऑब्वियसली हमारे पास, मोशन में या तो बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में, तो रेस्ट पे है इसका क्या मतलब है कि उसकी हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उस पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं एक्ट कर रही जो उसको मूव करवा सके। और मोशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि बॉडी में वेलोसिटी, एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, मतलब इसमें हमारे पास इम्बैलेंस फोर्सेस हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो अब जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमने कल वेक्टर और स्केलर देखा, तो जो डिस्टेंस है हमारे पास उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो हमारे पास जहां जहां हम मूव कर रहे हैं वो हमारा डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब हमारे पास एक सर्टेन डायरेक्शन में है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारे पास स्केलर। टाइम हमारे पास स्केलर है दोनों में, तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारी स्पीड है वो भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें हमें डायरेक्शन बतानी कि इस डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी के साथ वो मूव किया। वैसे तो डिस्टेंस में उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसमें हम उसको देखते नहीं क्योंकि हम जनरल स्पीड देखते हैं कि किस स्पीड से वो मूव कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी हमारे पास एक सर्टेन डायरेक्शन में, क्योंकि उसने एक फाइनल पॉइंट पे जाना है, तो उस डायरेक्शन में वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो यहां पहुंच जाएगा, तो ये हमारी वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी में आपने डिफरेंट टर्म्स हमने पढ़ी हुई हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है हमारे पास, या हम यूनिफॉर्म भी कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इनके ग्राफ हमारे पास, हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ या तो बना लेते हैं या हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देखें तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर यही ग्राफ हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे देखें तो वो इस तरह एक कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर। आपने इस किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है, आप सिंपल उस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करके, मतलब ये ट्राइंगल से सिंपल, या कोई भी कर्व भी अगर आ जाए हमारे पास तो हम उस पे ग्रेडियंट टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हैं। अब कर्व किस केस में आएगा? जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो अब हमारे पास कर्व शेप
में हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमारा कर्व स्टेट में आएगा। तो अब इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करके जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है उस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करके उसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये वेरिएबल स्पीड है, ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ये हमारे पास वेरिएबल स्पीड है या वेरिएबल वेलोसिटी आप कह लें। तो ये हमारे पास अब जैसे जैसे हमारा ग्रेडियंट चेंज कर रहा है हमारी वेलोसिटी भी उसी तरह, अब इस पॉइंट पे हमारा ग्रेडियंट ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो ये हमारी जो वेलोसिटी है वो भी कम हो रही है। अगर हम ऐसे आए तो हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। तो ग्रेडियंट से ही हमें पता लगता है कि हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अब अगर हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें, मतलब पूरा ट्रैक है इस पॉइंट तक, उसने स्पीड, उसने टाइम और डिस्टेंस बता दिया कि इतने टाइम में, अब हर पार्ट में हमारे पास, जैसे ये हमारे पास चेक पॉइंट्स है, अब इन हर पार्ट्स पे उसकी स्पीड डिफरेंट है, हर डिस्टेंस के साथ टाइम को अगर हम डिवाइड करें तो एक डिफरेंस। अगर हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि यहां से लेके ए से लेके बी तक जो टोटल डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय टोटल हर सेगमेंट का टाइम हम ऐड करेंगे और फिर उससे हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये सारी सिंपल चीजें हैं जो आपने बहुत दफा पढ़ी हैं। अब वेलोसिटी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन हमारा क्या है, एक्सेलरेशन हमारा वेलोसिटी ऑफ v1 मतलब dv आप कह लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है हमारे पास, के वेलोसिटी के चेंज ओवर टाइम। पहले हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का चेंज देख रहे थे, अब एक्सेलरेशन हमारा कि हम एक सर्टेन वेलोसिटी से जा रहे हैं और हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसका क्या रेट है वो हमें एक्सेलरेशन बताती है। अब इसमें भी हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, हमारे पास पूरे जो पाथ है उसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही होगी तो उसको हम फाइनल माइनस इनिशियली करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है कि कौन सा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन कब होगी हमारे पास, जब ये वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, मतलब कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमारी बॉडी मूव कर रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगी। लेकिन जब ये इंक्रीज कर रहा है तब हमारे पास, अब इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं तो वो कांस्टेंट होगी। ये बेसिकली इसके डेरिवेटिव से ये, क्योंकि हम डेरिवेटिव dv by dt कर रहे हैं, इसी तरह जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास सिंपल ds by dt, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका हम डेरिवेटिव इस ग्राफ का लेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ, मतलब हर एक का डेरिवेटिव नेक्स्ट चीज है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमारे पास आगे से एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी डी डायरेक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होती है, जिसको हम जनरली रिटार्डेशन कहते हैं, कि वो बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है। अब मतलब कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा अब जब कम हो रहा होगा तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगर हम इसकी सिंपल एक एग्जांपल देख लें, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटी में सिंपल जो एक्सेलरेशन है हमारे पास कि बॉडी जो है वो डाउन मूव कर रही है, ये बॉडी हमारे पास डाउन मूव कर रही है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द अर्थ है, मतलब के हमारे पास, तो ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये हमारे पास 9.81, ये हमारे पास पॉजिटिव है। अब यही अगर वो दूसरी साइड पे मूव करेगा तो डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है तो हमारा साइन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर ये ऊपर बॉडी मूव कर रही होगी तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी।
अब हमारे पास जो तीन बेसिक इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस है एक्सेलरेशन बॉडी की, ये भी आपने पढ़ी हुई है, आपने वी यू की फॉर्म में पढ़ी हुई है, मतलब कि वी हमारे पाज फाइनल वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें ये फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक हमारे पास ये इक्वेशन है। s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, अब एक्सेलरेशन के केस में हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारे पास जो है तीन हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। अब इसमें अगर हम फ्री बॉडी मतलब के फ्री फॉलिंग बॉडी की बात कर लें तो हमारा जो a है वो हमारा चेंज होके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब कि ये g जो है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो यहाँ हर a की जगह g आ जाएगी। अब हमने जो भी फाइंड करना है, हमें ऑब्वियसली एक ही अननोन होगा, बाकी तीन, अब वो हमने देखना कि हमारे पास क्या अननोन है और हमारे पास गिवन क्या है, उसी के हिसाब से हम ये इक्वेशंस जो हैं वो यूज करेंगे। अब ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन की जब हम यूज कर रहे हैं तो हम उसका साइन भी नेगेटिव ही रखेंगे। अगर हमारी बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो जो हमारा g है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में भी नेगेटिव, तो अब हमारे पास वेलोसिटी भी की भी डायरेक्शन हमारे पास, अब वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर था तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो सकती है, उसका भी साइन हमारे पास चेंज हो सकता है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर है कि बॉडी हमारी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी कर सकती है, कि जो हमारे पास ये क्लिफ है, ये हमारे पास पॉइंट है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट उसका यहां आ जाए तो ये हमारे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फाइनल से इनिशियल तक का डिस्टेंस है। तो ये सारी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनका हमारे पास डायरेक्शन बेसिकली साइन ही इनका पॉजिटिव नेगेटिव साइन, अपवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, सिंपल इसके साइन हमारे पास चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लें कि फोर्स क्या है हमारे पास। फोर्स की बेसिक डेफिनेशन, फोर्स इज हमारे पास क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल कॉज्ड बाय, मतलब कि हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम किसी चीज को पुल या पुश कर रहे हैं तो वो हमारे पास बेसिक फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, एम हमारे पास क्या है मास और ए हमारे पास है एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास जो है बेसिक फोर्स का फॉर्मूला है। अब फोर्स हमारे पास, फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर है, सिंपल भी देखते हैं कि फोर्स की भी हमारे पास डायरेक्शन है। अगर हम बॉडी को इस साइड पे मूव कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव फोर्स कह रहे हैं, तो हम उसको अगर पुल कर रहे हैं तो हम एक नेगेटिव फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूटन लॉ। हमारे पास तीन न्यूटन लॉ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये आपको पता है फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है कि बॉडी चेंज तब तक चेंज नहीं उसकी वेलोसिटी होगी, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, कांस्टेंट मूव कर रही है तो जब तक हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स नहीं आ जाती। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कब आएगी, जब हमारे पास इम्बैलेंस ऑफ फोर्स है कि हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं तो उनका वो दोनों इक्वल नहीं, तो उसके हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होगी। तो जब तक कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं आती तब तक हमारी बॉडी रेस्ट पे रहेगी, या अगर कांस्टेंट मूव कर रही है तो कांस्टेंट। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, ये जो F इज इक्वल टू एम है, ये बेसिकली हमारे पास सेकंड लॉ है। और थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब जो सेकंड लॉ है हमारा, इसको हम एक और फॉर्म में लिखते हैं जो शायद आपने पढ़ा हो, ये है हमारे पास P इज इक्वल टू एफ टी। ये हमारे पास P क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम भी कहते हैं इसको, हम इम्पल्स भी कहते हैं, ये बेसिकली सेम चीज है, इसको हम इम्पल्स भी कहते हैं। इम्पल्स हमारे पास बेसिक क्या है कि कितनी फोर्स लगा रहे हैं हम एक सर्टेन टाइम पे, वो हमारे पास इम्पल्स है। ये हमारे पास, ये भी सेकंड फॉर्म की हमारे पास इक्वेशन,
अब मोमेंटम, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? मोमेंटम हमारे पास क्या है, इसको हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू एम वी, मैस इनटू वेलोसिटी। ये हमारे पास जो है मोमेंटम। अब मोमेंटम भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट है मैस इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, तो ये जो मोमेंटम है ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम जो है ना, अभी हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। A-levels में आप एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ते हैं जो हमारे पास सर्कुलर मोशन में आ जाता है। अभी हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि मोमेंटम क्या है हमारे पास, कि अब जब हम सिंपल एग्जांपल, दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं तो उसमें हमारे पास कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है, और ये अब हमारे पास कितने मोमेंटम के साथ, कितने उसकी वेलोसिटी थी, और जब वो आपस में आके टकराएं तो हमारे पास जो है इनका मोमेंटम चेंज होगा। तो अब हमारे पास लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक, तो ये क्या कहता है कि एनर्जी हमारे पास क्रिएट नहीं हो सकती, ना हम जनरेट कर सकते हैं, नहीं, और जितनी एनर्जी है वही रहेगी। और एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेम वही है कि ये जो हमारी टर्म्स है ये हमारी कंजर्वेटिव टर्म्स है, कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं हो सकती। अगर ये बॉडी मोमेंटम है तो इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट मोमेंटम होना चाहिए वो हमारे पास जीरो होना चाहिए, कुछ हमारे पास रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए। इसी तरह एनर्जी में भी अगर कोई एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास सारी यूज हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास नहीं बचती। तो ये हमारे पास जो है जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपने हर जगह पढ़ा होगा। और मोमेंटम में हमारे पास सिंपल क्या है कि जो मोमेंटम है हमारे पास वो रिजल्टेंट जो है उसका वो हमारे पास जीरो रहता है। अब मोमेंटम में अभी हमारे पास दो तरह की कोलिजन हो जाती हैं, एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, एक हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है वो लॉस नहीं हो रही, कि सारी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में चली गई है। अगर हम मतलब इस केस में भी हमारे पास सारी काइनेटिक एनर्जी दोबारा ट्रांसफर होगी। अब अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन देखें तो ये बॉडी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी से मूव की आई, अब जब ये टकराई तो हमारे पास हीट एनर्जी इनकी वजह, ये जो इनके कांटेक्ट की वजह से साउंड में हमारे पास एनर्जी वेस्ट हुई। तो ऑलमोस्ट हर हमारे पास केस जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन का ही होता है, लेकिन जो आइडियल है कि हमारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है। ऐसी कोई परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास नहीं है, ये हम आइडियल केस में ही कहते हैं इसको। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या है कि हमने कोई चीज एक सर्टेन एंगल पे थ्रो की है, कि यहां से हमने बॉल जो है वो हमने थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल से एक सर्टेन एंगल थीटा पे। अब ऑब्वियसली उसकी जो हमारे पास शेप क्या होगी, ग्रेविटेशनल की वजह से वो हमारे पास ऐसे कर्व की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इसमें हमने एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रो की है, हमने मैक्सिमम हाइट इसमें फाइंड करनी है, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के कितने टाइम के लिए ये हमारे पास ये हमारे पास इसको भी हम जमीन से हमने इसको थ्रो किया है और ये हमारे पास वापस इधर गिर, कितने टाइम के लिए, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस इसने मूव किया है, तो ये चीजें हमने फाइंड की। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है इसको हम, क्योंकि ये हमारे पास एंगल में, हम इसको अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हमने कल देखा एक्स वाई कंपोनेंट में, तो ये हमारे पास एक्स वाई कंपोनेंट्स इसके आगे, एक हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हमारे पास आ गया वर्टिकल। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो एक्स डायरेक्शन में है, और जो हमारे पास वाई डायरेक्शन में है वो वर्टिकल कंपोनेंट। उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, v cos थीटा से हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। मैंने कल बताया एंगल के सामने साइन होता है, तो एंगल के सामने हमारे पास ये है, मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो हमारे पास v sin थीटा और ये v cos थीटा आ गया। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास वेलोसिटी। अब
अगर हम देखें, हमने इसका मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम देख लें कि कितने टाइम के लिए ये हमारे पास हवा में रहे। तो हमारे पास ये पता है कि ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके और हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि अब हम टाइम फाइंड कर रहे हैं, हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट यूज करके जो टाइम है, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब ऑब्वियसली यहां तक एक सर्टेन टाइम होगा और फिर उतना ही टाइम में वो वापस नीचे आएगा। तो ये हमारे पास 2t है और t हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2v sin थीटा ओवर g। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये जो t है ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। कितने टाइम के लिए ये हमारे पास हवा में रहा और कितने टाइम बाद ये यहां पर आके स्ट्राइक किया। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास है रेंज। रेंज मतलब कि यहां से लेके यहां तक वो कितना डिस्टेंस मूव किया, इसको हम कह रहे हैं रेंज। तो जो रेंज का फॉर्मूला है वो हमारे पास, रेंज बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस है। तो हम वेलोसिटी के अगर इक्वेशन देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहे तो हम वेलोसिटी इनटू टाइम कर सकते हैं। तो अब इसमें वेलोसिटी जो है हम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं हम, तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। और हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t, वो हमारे पास क्या है, इनटू 2v sin थीटा ओवर g। तो इसको जब हम कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास v स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, ये हमारे पास रेंज का के मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कितना मूव किया, ये हमारे पास। अगर हम वर्टिकल की बात कर रहे होते तो हमने, क्योंकि अब वर्टिकल में हम वर्टिकल वेलोसिटी यूज करते और टाइम हाफ हो जाता, क्योंकि अब हमारे पास ये जो टाइम है यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल टोटल डिस्टेंस जो सिंपल टी है यानी 2 को हम निकाल दें तो ये जो टी है हमारे पास, ये हमारे पास ये इतने टाइम के लिए, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए। बेसिकली ये सारी हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन से है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v ओवर टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो गया, v ओवर ए, v ओवर ए हमारा, क्योंकि अब हम ग्रेविटी में मूव कर रहे हैं, a हमने g से रिप्लेस कर दिया और v वर्टिकल v sin थीटा। तो ये बेसिकली वही इक्वेशंस हैं। कैसे ड्राइव हुई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल इस फॉर्मूले से हमने ड्राइव किया और ये हमने वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम से रेंज इसकी फाइंड कर दी। अब जब हम वर्टिकल में जा रहे हैं तो हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट भी वर्टिकल लेना है और जब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारी मैक्सिमम रेंज के, अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो मैक्सिमम हम कितने एंगल पे मूव करें तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ये टर्म हमारे पास sin 2 थीटा जो है ये हमारे पास 1 कब होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब 1 होगा, क्योंकि साइन का रेंज हमें पता है -1 से 1 तक है, तो मैक्सिमम तो ये 1 होना चाहिए। तो ये 1 कब होता है, साइन हमारा 1 कब होता है, साइन का अगर हम ग्राफ देख लें तो ये ग्राफ है हमारा, तो ये 90 पे 1 होता है। तो 90 के लिए हमारा जो थीटा है ये 45, मतलब कि हम 45 डिग्री पे अगर बॉल थ्रो करें तो वो हमारा मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज हमारे पास होगी क्या, अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगी v स्क्वायर ओवर g। तो ये हमारे पास जो है मैक्सिमम जो अगर हम रेंज फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास डायरेक्ट v स्क्वायर ओवर g। ऑब्वियसली उसमें एंगल हमारे पास क्या है फिर 45। इसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में सिंपल यही चीजें आप जो पढ़ेंगे उसमें हमारे पास अब डिफरेंट हमारे पास चीजें कैलकुलेट, लेकिन बेसिक फॉर्मूले हमारे पास यही हैं। आप पूरा ड्राइव करके शायद देखेंगे ए लेवल्स में, ऐसे हम देखते हैं पूरी इक्वेशन, हम शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रोजेक्टाइल मोशन में भी और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक तो रेंज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास और एक हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया कि कितने टाइम के लिए वो हवा में था और कितनी दूर हो गया। मैक्सिमम हाइट अगर हमने देखनी है तो हम उसमें वर्टिकल वेलोसिटी यूज करके निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया वर्क एनर्जी। अब वर्क होता क्या है हमारे पास,
सिंपल वर्क अगर हम देखें, वर्क डन हमारे पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। और फोर्स, अब वर्क जो है हमारे पास, वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, हम दो वेक्टर्स को अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो हमारे पास ये एक स्केलर वर्क, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये दोनों हमारे पास वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन जो इनका रिजल्टेंट अब हमारे पास है वर्क, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क ऑब्वियसली अब हमारा ये एक बॉडी है, इस पे हम अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो एंगल अगर कोई आ जाए हमारे पास, तो अब इसको रिजॉल्व आपने करना, देखिए कि सामने हमारे पास साइन होता है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हम देख लेंगे और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेंगे। तो अगर हमने वर्क डन देखना है हमारे पास, अब ऑब्वियसली अगर हम बॉडी ये हमारी सरफेस पे मूव कर रही है तो बॉडी ने मूव इधर ही करना है, ठीक हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, तो हम जो फोर्स है वो भी हम वर्टिकल कंपोनेंट ही यूज करेंगे। मतलब इस केस में हमारा ये एफ है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एफ कॉस थीटा इंटू डी। अब वो कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया, हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, वर्टिकल नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास अब फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ये बात भी याद रखें कि वर्क में हमारे पास फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वर्क डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क होगा, और अगर हम ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में लेकिन फोर्स हम दूसरी डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा, ठीक हो गया। अब इसमें सिंपल आप केस देखते हैं कि आपने बुक पकड़ी हुई है और आप चल रहे हैं, तो आप डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हैं लेकिन फोर्स हम क्योंकि अपवर्ड लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, तो ये हमारे पास वर्क नहीं हो रहा। अब एनर्जी हमारे पास क्या है, एनर्जी सेम वर्क जैसे ही है हमारे पास, इसकी कोई डेफिनेशन बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क है, लेकिन एनर्जी में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं जो आपने काफी देर से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बॉडी की मोशन की वजह से आती है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसको हम के ई कह लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। दूसरी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी बॉडी में रेस्ट मतलब कि उसकी पोजीशन की वजह से आती है। अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, हमारे पास ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लें, हमारे पास डिफरेंट। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसका हमारे पास जो है फॉर्मूला हम सिंपल जो mgh वाला फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास ग्रेविटेशनल। इलास्टिक की अगर हम बात करें 1/2 kx², इसमें k हमारे पास स्टिफनेस कांस्टेंट है और x हमारे पास उसकी जो एक्सटेंशन हुई है वो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने शायद पढ़ा हुआ आपने, ये हमारे पास Q1 Q2 k भी साथ ही लगा दें ओवर r, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्म। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी पोजीशन, ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन की वजह से हमारे पास उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आई। इलास्टिक, अगर हम इलास्टिक बॉडी है उसको हम चेंज कर रहे हैं, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं, तो अब उसमें पोजीशन चेंज, हम पहले इसको यहां से पकड़ा हुआ इसको एक्सटेंड हम कर रहे हैं, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी वजह से इसमें एनर्जी आ रही है। और अब हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो अब हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी है वो हमारे पास जीरो होगी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसके अलावा लॉसेस में हमारे पास हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये वाली फॉर्म्स भी हमारे पास जो एनर्जी लॉस के जो हम होती है वो इन फॉर्म्स में हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है वो सारी यूज अप भी हो जाएगी। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो अब आप
आपको आना चाहिए, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। और सिंपल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हम इसमें देखते हैं, क्योंकि जो इलास्टिक है वो हम आगे इलास्टिसिटी वाले मॉडल्स वाले चैप्टर्स में भी देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है हमारा, हम उसमें भी। तो ये जो ग्रेविटेशनल है वो हम इस वर्क वाले चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड पे देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट चीज है वो है पावर। पावर हमारे पास क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक हो गया, सिंपल आप इसको E ओवर टी भी कह सकते हैं, या W ओवर टी। अब E एनर्जी और वर्क बेसिकली सेम चीज है। वर्क अगर हम देखें, फोर्स इनटू डिस्टेंस, एनर्जी, इन दोनों का यूनिट हमारे पास सेम है। एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या है, इसको हम जूल कह देते हैं, और जो वर्क है उसको हम, अगर फोर्स इनटू डिस्टेंस है तो उसको हम न्यूटन मीटर ही रहने देते हैं। बेसिकली ये दोनों चीजें सेम है। पावर का हमने उस दिन भी यूनिट देखे, वॉट या हॉर्स पावर आ गया, या हमारे पास किलोवाट, और ये हमारे पास इसके डिफरेंट यूनिट्स आ गए। तो ये हमारे पास बेसिक पावर। अब इसका हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, वही कि जितनी एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हुई है उतनी हमारे पास यूज होनी चाहिए। अब जैसे हम सिंपल केस देख लेते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम हमारे पास इस पोजीशन पे आया तो उसकी हमारे पास हाइट जो है वो इंक्रीज हुई, उसकी वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और इस मैक्सिमम पोजीशन पे वो रेस्ट पे था। तो इसकी हमारे पास इस पॉइंट पे जो 1 पॉइंट है हमारा, 1 पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब हम 2 पे आ गए तो अब ये हमारे पास डाउन आ रहा है, तो हमारे पास ये वापस डेटा, अब क्योंकि हमने एक डेटम सेट किया हुआ है तो ये हमारे पास वो डेटम लाइन है। तो इस पे आ गया तो 2 पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्स हो, और फिर इसके बाद वो दोबारा इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो इधर दोबारा हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाएगी और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी 0 बेसिकली कब होती है, जब हमारे पास ऑब्वियसली इस पॉइंट पे आके वो स्टिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी थी क्या हमारे पास 1/2 mv², तो जब v हमारा 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली मास तो हमारा 0 हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी पे ही ये डिपेंड करिए कि वेलोसिटी जब हमारी 0, जब हमारे पास बेसिकली जो कांस्टेंट एक, अब हम बॉल को अपवर्ड मूव कराते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो 0 वेलोसिटी हो जाती है, तो उस पॉइंट पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब यही हम बॉल को ऊपर मूव करा रहे हैं तो ये डेटम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है और हमने किसी वेलोसिटी से मूव फेंका है तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में, हमारे पास वेलोसिटी कम होती जा रही है क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है और हाइट इंक्रीज होती जा रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है वो इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक मैक्सिमम पे आके हमारी पोटेंशियल मैक्स हो जाएगी, और अब जब वापस नीचे आएगा तो पोटेंशियल कम होने लग जाएगी और काइनेटिक हमारी ज्यादा होने लग जाएगी। तो ये हमारे पास जो है बेसिक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यही कहते हैं हमारे पास के एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। तो ये हमारा इन सब चीजों को हमने देख लिया, ये आपने पहले बहुत दफा ये चीजें पढ़ी होंगी, हमारे पास ये तकरीबन सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। हमारे पास वर्क एनर्जी, अब इन सारों का आपस में रिलेशन भी आपने देख लिया, इनके फॉर्मूले बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। यूनिट्स हमने कल भी एनर्जी के काफी यूनिट्स देखे थे, जैसे जाउल हमारा बेसिक जो यूनिट है, इसके अलावा कैलोरी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम चेंज कर सकते हैं। जो वर्क है उसमें हम जो यूनिट यूज करते हैं वो हम न्यूटन मीटर ही यूज करते हैं, हालांकि ये भी न्यूटन मीटर ही है, लेकिन ये हमारे पास इसको हमने जूल का नाम। जैसे पावर हमारे पास, अगर पावर को हमने देखना है, पावर हमारे पास वर्क ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम है, तो ये हम इसको जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम वॉट कह देते हैं, बेसिक डब्ल्यू यूज करते हैं। तो इनके यूनिट्स भी हमारे पास अब स्पेसिफिक यूनिट्स हैं।
फोर्स के हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, हम जो बेसिक जो यूज करते हैं वो हमारे पास न्यूटन है। तो अब हमारे पास जो वेट आ जाता है, ये भी हमारे पास बेसिक फोर्स ही है। तो फोर्स हमारे पास एम ए था, तो W इज इक्वल टू एम, और क्योंकि अब हम ग्रेविटी में देख रहे हैं तो A हमारा G में, तो W इज इक्वल टू एम जी, बेसिकली F इज इक्वल टू एम ए ही है। तो ये सारा टॉपिक था। अब इसमें इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। इसमें क्वेश्चन जो है हमारे पास इन्हीं के रिलेशन से आ सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे वो डिफरेंट चीजें पूछ सकते हैं हमारे पास, सिंपल फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चन, इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके बन नहीं सकते हमारे पास। इसमें हमारे पास ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही होंगे। अगर हम सिंपल क्वेश्चन देख लें, अ मैन पुशेस अ वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज, अब वो धक्का लगा रहा है वॉल को और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो उसका वर्क नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव होगा या नो वर्क। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वो हमारे पास नो वर्क होगा। कोई न्यूमेरिकल टाइप। अच्छा, अब एक और चीज हमारे पास हम देख लें, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी, 1/2mv², और मोमेंटम हमारे पास p है, ये हमारे पास है mv। तो इनका हमने अगर आपस में रिलेशन देखना है कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है हमारे पास, तो हम इसको अगर यहाँ हमने इसका स्क्वायर भी चाहिए हमारे पास, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम दोनों साइडों पे मैथ्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास m² आ जाएगा, ये m आ जाएगा, इसको हम p² लिख सकते हैं। तो 1 ये हम कह दें m इंटू के ई इज इक्वल टू 1/2 p², तो ये m नीचे आ जाए, तो k इज इक्वल टू 1/2m इंटू पी हमारा मोमेंटम है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन इस तरह के, के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m इंटू मोमेंटम का स्क्वायर, तो ये इनका आपस में रिलेशन आ गया। अच्छा, ये टॉपिक अब यहाँ पे एंड हो रहा है। कोई क्वेश्चन है आपका तो अब क्वेश्चन आंसर सेशन में कर लेते हैं।